सेल बायोलॉजी सीरीज के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिटेल में स्टडी किया था। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस, जिसमें सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फोकस करेंगे। अर्थ पर लगभग 7 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ सिंगल सेल्ड होती हैं यानी कि एक ही सेल से बनी होती हैं, तो कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कई सेल्स से बनी होती हैं। सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन ऑर्गेनेल्स के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। सेल ऑर्गेनेल्स आपस में स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हुए भी ये सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स सेल को सपोर्ट करते हैं यानी कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। कुछ सेल डिवीजन में काम करते हैं, कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनेल्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन्स। राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन ये दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जैसे कि वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये सभी ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यानी कि इनके दो लेयर्स से आउटर कवरिंग जो होती है वो दो लेयर्स से बनी होती है और ये केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला यह ऑर्गेनेल कई सारे ट्यूब्यूल्स के एक्सटेंसिव नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होता है। ये साइज में लार्ज होता है यानी इनका स्ट्रक्चर भी डायनामिक होता है यानी चेंज होता रहता है। ये अपने आप को फैला सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनेल्स तक कांटेक्ट बना सकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं और लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं। राइबोसोम्स के प्रेजेंस के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं और एक होता है दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से कंटिन्यूसली फॉर्म होते हैं और SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होते हैं। यदि हम किसी प्रोटीन या लिपिड को फ्लोरोसेंटली लेबल्ड करें और हम यदि उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफ्यूज़ कर दें तो हमें देखेंगे कि वो प्रोटीन हमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफ्यूज़ होता हुआ दिखेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए और राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो दूसरे ऑर्गेनेल्स में जाता है, जैसे गोल्जी एपरेटस में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सीसोम्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब आता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है। लिपिड जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए इसे डायरेक्टली साइटोसोल में सिंथेसिस नहीं किया जाता, इसलिए ये लिपिड जो है ये SER में सिंथेसिस होते हैं और वहाँ से वेसिकल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, ये फॉस्फोलिपिड भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सिंथेसाइज होता है। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी सिंथेसिस होता है। इनके सिंथेसिस के अलावा हम SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम आयंस को स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक मसल्स में रिलीज भी करती हैं। इसके अलावा SER का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि इथेनॉल और बारबिट्यूरेट्स जैसे हार्मफुल तत्वों को ये हम लिवर से डिटॉक्सिफाई करती है।
ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि इस प्रोसेस में एक ऑक्सीजनेज नामक ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एंजाइम होता है। ये एंजाइम हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स जैसे कि एथेनॉल और बारबिट्यूरेट्स को हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में बदलता है, और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में जब ये एंजाइम बदल देता है तो ये हार्मफुल सब्सटेंस ईजिली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बाद अब पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है, फॉस्फोलिपिड्स का भी करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को भी सिंथेसाइज करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इनका काम होता है प्रोटीन्स का सिक्रीशन करना। अब एग्जाम्पल के लिए सेल मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका भी सिक्रीशन RER करता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका भी सिक्रीशन RER करता है। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, लेकिन कुछ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते और हमारे साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स होते हैं। तो ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ये भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये उन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं और ग्लाइकोलाइसिस जैसे प्रोसेस में काम करती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, तो ये फ्री राइबोसोम उन पेरिफेरल प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन करती है। जो प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उनका भी फॉर्मेशन फ्री राइबोसोम्स करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट राइबोसोम्स जो अटैच्ड होते हैं ये कुछ प्रोटीन्स का सिक्रीट करते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स फ्री राइबोसोम से सिक्रीट होती है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी प्रोटीन किस राइबोसोम से सिक्रीट होगी। तो इसका भी आंसर है, इसकी खोज की थी गुंटर ब्लॉबल, डेविड सेबैटिनी और बर्नहार्ड डोबलस्टेन ने। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट N-टर्मिनल के अमीनो एसिड के सीक्वेंस उन प्रोटीन के साइट ऑफ फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं। वैसे किसी भी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन के N-टर्मिनल प्रोटीन ही सबसे पहले फॉर्म होता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड के N-टर्मिनल पोर्शन में सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी पॉलीपेप्टाइड को डायरेक्ट करते हैं। इस प्रपोजल को कहते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस। जिन पॉलीपेप्टाइड्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स से सिक्रीट होना होता है उनके पास में ये सिग्नल सीक्वेंस होता है। ये सिग्नल सीक्वेंस 6 to 15 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का बना होता है, और ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस अपने इस पॉलीपेप्टाइड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास डायरेक्ट करता है और वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर पहुँचा देता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू फ्री राइबोसोम्स mRNA से प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। इसे हम नेसेंट पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यदि इस पॉलीपेप्टाइड में यह सिग्नल सीक्वेंस होता है तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 2 में सिग्नल सीक्वेंस SRP से बाइंड करेगा, यानी सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन से बाइंड करेगा। ये SRP ER के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट SRP रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और नेसेंट पॉलीपेप्टाइड को ER ल्यूमेन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ये पॉलीपेप्टाइड ल्यूमेन में पहुंच जाता है तो वहाँ पर पहले से कई सारे एंजाइम्स इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सिग्नल पेप्टाइडेज सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस को इस पॉलीपेप्टाइड से रिमूव कर देगा। इसके बाद ओलिगोसैकेराइल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम इस पॉलीपेप्टाइड पर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करेगा। इसके बाद सेप्रोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन को 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड करते हैं और किसी मिसफोल्डेड प्रोटीन को करेक्टली फोल्ड भी करते हैं। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज एक प्रोटीन प्रोसेसिंग एंजाइम है। ये पॉलीपेप्टाइड में डाइसल्फाइड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रोटीन को फोल्ड करते हैं।
जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर रहा होता है उस टाइम पर इसमें सिस्टीन रेसिड्यूज रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि इस पॉलीपेप्टाइड में SH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पॉलीपेप्टाइड प्रोसेस हो जाता है तब इसमें SS बॉन्ड यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्रोटीन को ज़्यादा स्टेबल करने में हेल्प करता है। जितने भी प्रोटीन्स हमारी RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करती है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट प्रोटीन जैसे लाइसोसोम्स में प्रेजेंट प्रोटीन्स, वैक्यूल्स में प्रेजेंट एंजाइम्स, ये सभी प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन होती है। जिन प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स कई सेलुलर प्रोसेस में दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन में रोल प्ले करते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स का जो सीक्वेंस होता है ये भी बहुत स्पेसिफिक होता है। आइए जानते हैं कि हम इसका सीक्वेंस कैसे निर्धारित करते हैं। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड पर एक एक करके मोनोसैकेराइड्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं। इस मोनोसैकेराइड्स का इनको अटैच करने का काम ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज करता है। इसी तरह कई मोनोसैकेराइड्स के मिलने से कार्बोहाइड्रेट की एक चेन बन जाती है। इस कार्बोहाइड्रेट की चेन में 2 N-एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 9 मैनोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह से इस चेन में 14 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की चेन सबसे पहले एक लिपिड से बने हुए कैरियर पर अटैच होती है, यानी कि डोलिकोल फॉस्फेट पर अटैच होती है। इसके बाद ये पूरी कार्बोहाइड्रेट की चेन डोलिकोल फॉस्फेट से प्रोटीन के यानी जो पॉलीपेप्टाइड है उसके एस्पेरेजिन रेसिड्यू पर आकर के अटैच हो जाती है। आइए इस डायग्राम में हम डिटेल में समझते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोलिकोल फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो कि एक लिपिड कैरियर है। इस मॉलिक्यूल से स्टेप 1 एंड 2 में ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं जो कि N-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद ब्लू कलर के ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैनोज हैं जो कि स्टेप 2, 3, 4, 5 और 6 में एक के बाद एक 1 बाय 1 जुड़ रहे हैं और इस तरह से 9 मैनोज जुड़ जाते हैं। स्टेप 9 में ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं और 10th स्टेप में पूरी कार्बोहाइड्रेट की चेन डोलिकोल फॉस्फेट से पॉलीपेप्टाइड के एस्पेरेजिन अमीनो एसिड पर जाकर अटैच हो जा रही है। इस ट्रांसफ़र की प्रोसेस में ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम रोल प्ले करता है। इसके बाद यह नेसेंट पॉलीपेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ट्रांसलोकेट हो जाती है, यानी चली जाती है। इस प्रोसेस को एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इसी तरीके से एक और प्रोसेस होती है जिसे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। ये गोल्जी एपरेटस में होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन के यानी पॉलीपेप्टाइड के सेरीन रेसिड्यू पर अटैच होती है। हम अपनी अगली वीडियो में इस प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे, साथ में गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर और दूसरे फंक्शंस को भी डिटेल में स्टडी करेंगे।